अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, अब तक के हमारे चैनल पर टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सीरीज़ चल रही थी, TAIT टेट टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट। उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी थी, क्योंकि वो एग्ज़ाम अभी करंट में ही ख़त्म हुआ है। 3 मार्च को जो है वो एग्ज़ाम फिनिश हुआ है। तो आप जो है जो कि UGC नेट और महासेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का वक्त है। UGC नेट के तो एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन महासेट का जो एग्ज़ाम है वो आने वाली 26 तारीख को यानी 26 मार्च को होने वाला है। तो जो लोगों ने भी उसके लिए अप्लाई किया है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर उसका जो पेपर 1 है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, इस जो टॉपिक या ये जो पेपर है इसके अंदर कुल 10 यूनिट्स होते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर कॉम्प्रीहेंशन, फिर कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका रीजनिंग होता है, उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है, हायर एजुकेशन, ऐसा कुछ कुल मिलाकर 10 टॉपिक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम इन आने वाले 20 दिनों में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं नेट और सेट के अंदर, उनके क्वेश्चन भी हम अलग अलग, नेट के अगर हम क्वेश्चन लेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि UGC नेट के क्वेश्चन है, और अगर हम सेट के क्वेश्चन लेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि ये आपके सेट के क्वेश्चन है। ज़्यादा कोशिश रहेगी कि अभी हम जो है सेट के क्वेश्चन को कवर करें, क्योंकि UGC नेट का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट अभी ख़त्म ही होने वाला है। लेकिन आने आने वाले आइंदा महीनों में अगर कोई UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि दोनों के जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ऑलमोस्ट नहीं, 100% सेम है दोनों के सिलेबस, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। तो पेपर 1 की प्रिपरेशन आप चाहे UGC नेट की हो चाहे महासेट की हो, दोनों भी एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 के लिए आप जो है हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऑथेंटिक मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। तो ये आने वाले जो 20 दिन है इसमें हम अभी फ़िलहाल तो महासेट के सिलेबस जो है, डिटेल जो टॉपिक है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए जाएंगे वो महासेट के अभी फ़िलहाल मैं लूँगी, क्योंकि महासेट जो आने वाले 20 दिनों में है। जैसे ही महासेट के क्वेश्चन फिनिश होते हैं हम फ़ौरन जो UGC नेट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक के लिए अगर जो भी इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए, और जो भी आपके ग्रुप में, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी फैमिली फ्रेंड्स के अंदर आप लोगों के जो भी पहचान वाले जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ज़रूर इन वीडियोज़ को पहुँचाइए, क्योंकि आप लोगों को पता है, जो ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है बहुत ही ऑथेंटिक होती है और अप टू द पॉइंट होती है। तो बस, तो हम बात कर रहे थे NTA नेट भी इसको कहते हैं, या UGC नेट भी कहते हैं। NTA नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके। और जो महाराष्ट्र लेवल पर होता है वो होता है, हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे महासेट, ओके। इस तरह से महासेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस तरह से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम होते हैं, एक नेशनल लेवल पर होता है, एक स्टेट लेवल पर होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो तकरीबन दोनों का सिलेबस सेम, 100% एग्जैक्टली सेम है दोनों का सिलेबस। सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि NTA नेट जो है ये नेशनल लेवल का है, तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा डीप में चीज़ें पूछी जाती है, जो कि स्पेशल सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट पेपर का लेवल दोनों का एज़ इट इज़ है, दोनों का सेम ही है, टॉपिक भी सेम ही है। सेकेंड सब्जेक्ट जो होता है वो आप लोगों का स्पेशल होता है, जिसमें आप लोग उस सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो आपका स्पेशल, जो कि आप ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्ट करते हैं, ओके। तो उस सब्जेक्ट की नॉलेज जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप पूछी जाती है, क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और इनमें एक पेपर जो है ये कॉमन होता है, सभी स्टूडेंट के लिए एक पेपर कॉमन होता है। वो पेपर होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके। तो उस पेपर के अंदर जो है आप लोगों को टोटल 10 यूनिट दिए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, फिर कॉम्प्रीहेंशन, फिर आपको रीजनिंग एबिलिटी है, उसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हैं आपकी, ओके। फिर आपको इन्वायरमेंटल जो है एजुकेशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से कुछ टोटल मिलाकर ये 10 यूनिट है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सिलेबस भी बता दूंगी, लेकिन चूंकि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, NTA नेट के तो एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, लेकिन जो महासेट का एग्ज़ाम है वो अभी 26 मार्च को होने वाला है। तो ऑलरेडी सिलेबस सबको पता होगा, इसके लिए सिलेबस की वीडियो जो है हम यहाँ पर नहीं बनाए हैं, डायरेक्टली हम लोग जो है टॉपिक लेकर आए, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि 26 तारीख को अगर आपका पेपर है तो 20 तारीख से तक आप लोगों का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, ओके। तो देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज जो है इसका जो फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके,
तो इसको जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। 1 या 2 दिन में ये टीचिंग एप्टीट्यूड एक्चुअली तो ये जनरल बेस होता है। एज अ टीचर आप लोग भी जो है इसके आंसर्स जनरल आइडिया लगा कर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको जानना ज़रूरी है और एक बार रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। तो वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं क्या। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे एजुकेशन क्या है। देखिए, अब अगर टीचिंग लर्निंग की बात हो रही है तो वहाँ पर एजुकेशन तो आएगा ही। ओके, और एजुकेशन में ही टीचिंग लर्निंग की बात होती है। तो क्या है, देखिए, एजुकेशनिस्ट शुड बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ द spirit of inquiry, creativity, entrepreneurial and moral leadership among students and become their रोल मॉडल। अब देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुताबिक एजुकेशनिस्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, यानी जो तालीम देने वाला है, जो एजुकेशन देने वाला है, वो क्या करता है। देखिए क्या करना चाहिए उसको, शुड बिल्ड द कैपेसिटीज़ ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी बच्चों की जो कैपेसिटी है इंक्वायरी को जानने की, जो स्पिरिट है बच्चों के अंदर, उसकी कैपेसिटी को जो है यहाँ पर एजुकेशनिस्ट ने जो है बढ़ाना चाहिए। क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर बढ़ानी चाहिए। ओके, और उनके अंदर मोरल जो लीडरशिप है वो स्टूडेंट के अंदर आपको क्रिएट करना है। ओके, मोरल वैल्यूज़ उनके अंदर क्रिएट करना है और हमको जो है स्टूडेंट का रोल मॉडल बनना है, यानी आपको देखकर स्टूडेंट को ऐसा लगे कि उनको भी आपकी तरह ही बनना है। तो इस तरह से ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो है मानना था। अब दोज वर्ड्स रिफ्लेक्ट द होल आइडिया ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ टीचर। द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो किसी भी मुल्क की तरक्की का जो हम क्या कहेंगे, जो दारोमदार होता है, या कोई भी मुल्क अगर तरक्की करता है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है तो वो उसकी ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड करती है, यानी वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो लोग हैं वो कितने एजुकेटेड है, कितने तालीम याफ्ता हैं। ओके, तो इसके ऊपर जो है किसी भी नेशन की जो है क्या कहेंगे हम, प्रोग्रेस या तरक्की डिपेंड करती है। फॉर दिस पर्पज़ वी नीड हाईली कॉम्पिटेंट टीचर। तो इसी मकसद के तहत हमको जो है हाईली कॉम्पिटेंट टीचर चाहिए, अच्छी क्वालिटी टीचर चाहिए, ताकि वो अच्छे स्टूडेंट तैयार कर सके और जो है खुद के जो मुल्क को है वो तरक्की याफ्ता या फिर प्रोग्रेस की तरफ ले जा सके। तो टीचर के हाथ में बहुत कुछ होता है। टीचर जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, वो स्टूडेंट के अंदर भी उतनी ही क्रिएटिविटी और उतनी ही जो है एक्टिव बच्चों को वो तैयार करेगा। तो एज अ टीचर आप लोगों को कौन कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको इस यूनिट के अंदर मिलेंगी देखने को। ओके, तब देखिए क्या है, teaching aptitude is all about evaluating candidates who want to enter teaching profession on the basis of their knowledge and skill. It refers to basic qualities required to become a successful teacher. यानी टीचिंग एप्टीट्यूड एक्चुअली में है क्या, ये एक इवेलुएटिंग है, यानी जांचना है। किनको जांचना है, कैंडिडेट्स को। जैसे आप अगर यूजीसी नेट के लिए या फिर आप महासेट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो क्या आप टीचर बनने के लायक है, क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटीज़ है, जो चीज़ें आपको आती हैं वो आप दूसरों तक एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जांचने के लिए ये सब्जेक्ट को यहाँ पर डाला गया है, क्योंकि जब बात टीचिंग की हो रही है तो टीचिंग एप्टीट्यूड को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देयर नॉलेज एंड स्किल, इट रिफर्स टू बेसिक क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर, यानी यहाँ पर वो सारी चीज़ें जांची जाती है, वो सारी बेसिक क्वालिटीज़ को देखा जाता है जो एक सक्सेसफुल टीचर के लिए ज़रूरी है। दिस इंक्लूड, जैसे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड इसके अंदर, देखिए मतलब कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखी जाती है। तो सबसे पहले तो आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएंगी, क्योंकि आपका सबसे पहली सीढ़ी ही यही होती है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन उस लेवल की है, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखी जाती है। फिर इंटेलिजेंस, मतलब जो टेस्ट लिए जाते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो उसमें आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है। एटीट्यूड देखा जाता है एंड मैनी अदर क्वालिटीज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। और बहुत सारी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं उस इंसान के अंदर या उस कैंडिडेट के अंदर जो कि एक सक्सेसफुल टीचर बन सकता है, तो उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है या नहीं है, ये चीज़ें जांचने के लिए जो है इस सब्जेक्ट को यहाँ पर शामिल किया गया है। अब टीचिंग को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर है, टीचिंग इज़ द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग कैसी है, एक पर्पसफुल डायरेक्शन है, किसी मकसद के तहत होती है। ओके, और मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस है, मतलब हम हर चीज़ को मैनेज करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है, हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसको कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें, मतलब टीचिंग से पहले का काफ़ी प्रोसेस होता है। पहले आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है, उसकी प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर आप बच्चों के सामने कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आप कौन से जांच लेंगे बच्चों की कि वो बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें एक मैनेजमेंट के थ्रू चलती है और एक पर्पसफुल डायरेक्शन में, एक मकसद के तहत ही टीचिंग की जाती है। आपका मकसद किसी न किसी चीज़ को बच्चों को सिखाना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है,
टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस थ्रू इंगेजमेंट इन एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द टीचर। यानी टीचिंग प्रोसेस एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को कि वो अपने अंदर खुद के बिहेवियर के अंदर परमानेंट चेंजेस ला सके। कैसे? थ्रू इंगेजमेंट इन एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द टीचर, यानी जो टीचर उनको जो एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेगा उसमें आपको अपने आप को एंगेज रखकर अपने जो है बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस ला सके, ये टीचिंग के ज़रिए होगा। टीचिंग इज़ अ सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल विथ एन ऑब्जेक्टिव टू सेट अप एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। यानी टीचिंग क्या है? कि स्किलफुल एप्लीकेशन है जो नॉलेज को यूज़ करने में हमारी हेल्प करती है। ओके, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विथ एन ऑब्जेक्टिव टू सेट अप एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। यानी टीचिंग क्या करती है? लर्निंग को फैसिलिटेट करती है, मतलब लर्निंग करने में स्टूडेंट की मदद करती है। देखिए, बिना लर्निंग के टीचिंग पॉसिबल नहीं है। अगर टीचिंग हो रही है तो लर्निंग ज़रूरी है, मतलब सामने लर्निंग होंगी ही होंगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर लर्निंग हो रही है तो टीचिंग की वजह से ही होंगी, क्योंकि सेल्फ लर्निंग भी एक कंसेप्ट है कि भाई विदाउट टीचिंग भी बहुत सारी बातें हम खुद से सीख लेते हैं, लेकिन विदाउट लर्निंग टीचिंग नहीं हो सकती। यानी अगर सामने कोई लर्निंग के लिए मौजूद ही नहीं है तो हम किसको टीच करेंगे? तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ये बायपोलर है, मतलब दोनों हमेशा साथ में चलते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे लर्निंग की तो लर्निंग विदाउट टीचिंग भी हो सकती है। ओके, टीचिंग इज़ अ प्लान एक्टिविटी, यानी टीचिंग कैसी एक प्लान एक्टिविटी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम एक प्लानिंग करते हैं। क्लासरूम में जाने से पहले हमको पहले पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि सबसे पहले हम लेसन प्लान तैयार करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमको बच्चों को समझानी है, उसके हिसाब से हम मिसालें अगर देनी हमको तो वो मिसालों का सिलेक्शन करेंगे, एग्जाम्पल्स कौन से देने हैं वो देखेंगे हम, कौन से टीचिंग मटेरियल, कौन से टीचिंग एड्स हमको यूज़ करना है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं। ओके, हाउ क्लियरली द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। अब टीचिंग क्या है? देखिए, टीचिंग की जो क्वालिटी है वो कैसे समझ में आएंगी हमको कि हमने जो स्टूडेंट को समझाया वो उसको कितना समझ में आया। इसके बेस पर जो है टीचिंग की क्वालिटी हमको समझ में आती है। हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर, और कितनी एक्यूरेटली हम उनकी लर्निंग को मेजर कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट ने सीखे। ओके, teaching is a process in which the learner, teacher and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goals। अब predetermined goals क्या होता है? कि जब भी टीचिंग का अगर हम इरादा करते हैं या हमको कोई चीज़ समझानी होती है, कोई चीज़ बच्चों को टीच करानी होती है, तो पहले हम उसके गोल्स को वो करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमको किस मकसद के तहत कौन से गोल्स को हमको आज अचीव करना है, हमको बच्चों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आज जो है पढ़ानी है हमको बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें जो टीचिंग है क्या है? ये एक सिस्टमैटिक वे है और प्री डिटरमाइंड गोल को हासिल करने के, यानी जो पहले से हमने तय कर दिए थे उन गोल्स को, उन एम्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो है टीचिंग बहुत ही सिस्टमैटिक वे में की जाती है। ओके, टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड to learn and acquire desired knowledge and skills and also their desired way of living in the सोसाइटी। अब देखिए, टीचिंग क्या है? टीचिंग इज़ एन एक्टिविटी, टीचिंग एक एक्टिविटी है, एक अमल है। जाहिर सी बात है ना, टीचिंग एक तरह की एक्टिविटी है, टीचिंग लर्निंग का एक्टिविटी वहाँ पर होती है। दैट इन्फ्लुएंस, किस पर असर करती है टीचिंग? अ चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर डिज़ायर्ड नॉलेज, यानी वो बच्चों पर असर करती है कि बच्चे जो है अपनी जो डिज़ायर्ड नॉलेज है, जो चीज़ें उनको जानना है, जिन चीज़ों को वो जानना चाहते हैं वो बच्चे अच्छे से जान सके एंड अपनी स्किल्स को वो डेवलप कर सके एंड ऑल्सो देयर डिज़ायर्ड वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। और टीचिंग के ज़रिए ही बच्चे जो है सोसाइटी में उनको किस तरह से रहना है, कैसे बिहेव करना है, क्या उनको स्टेटस सोसाइटी के अंदर हासिल करना है, ये सारी चीज़ें भी बच्चे जो है टीचिंग के ज़रिए सीखते हैं। ओके, अब बेसिक टीचिंग मॉडल कौन कौन से? तो देखिए, इतने कोई ख़ास मतलब कोई स्पेसिफिक जो है टीचिंग मॉडल यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, लेकिन कुछ जनरल टीचिंग मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो पेडागोजी मॉडल और एंड्रोगोजी मॉडल, इस तरह के दो मॉडल जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या फ़र्क है हम देख लेंगे। देखिए, पेडागोजी मॉडल में क्या होता है और एंड्रोगोजी में क्या होता है। पेडागोजी इज़ अ कन्वेंशनल अप्रोच, यानी ये एक रिवायती तरीका है, एक पुराना तरीका है ये। इन दिस मेथड द इंस्ट्रक्टर मोर और लेस कंट्रोल द मटेरियल, यानी इसको हम कह सकते हैं टीचर सेंटर। ओके, पेडागोजी जो मॉडल है इसको हम क्या कहेंगे? ये टीचर सेंटर होता है, यानी ये एक कन्वेंशनल मेथड है, ये एक पुराना तरीका है जिसमें मोर और लेस यानी जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है? टीचर के हाथ में होता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो एक पैसिव एजेंट का काम करेगा, स्टूडेंट का काम सिर्फ सुनना है, बाकी सारी जो काम है, सारी जो मेहनत है वो टीचर को करनी है। ओके,
द पर्पज ऑफ दिस मेथड टू लर्न ऑफ लर्निंग इज टू एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज, लर्न न्यू स्किल। यानी क्या मकसद है पेडागोजी के अंदर, टीचिंग का मकसद क्या होता है, तो यहाँ पर क्या मकसद होता है, देखिए, टू एक्वायर एंड मेमोराइज, यानी हासिल कर, नई चीज़ों को हासिल करना और उनको याद करना। जो भी नई नॉलेज है उनको हासिल करके उनको सिर्फ मेमोराइज करना, याद करना, नई स्किल को जो है यहाँ पर आपको सीखना जो है आप टीचर के ज़रिए सीखते हैं, और उसको जो है आप क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं। स्ट्रक्चर सेंटर टीचिंग कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज पेडागोजिकल अप्रोच। यानी जो स्ट्रक्चर सेंटर टीचिंग होती है, यानी वही टीचर सेंटर जो टीचिंग होती है, उसको भी हम पेडागोजिकल अप्रोच कह सकते हैं। ओके, अब क्या है, देखिए, पेडागोजी इज, अब पेडागोजी क्या है, पेडागोजी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। अब पेडागोजी का मतलब क्या होता है, तो पेडागोजी एक तरह की आर्ट भी है और साइंस भी है टीचिंग का, मतलब टीचिंग कैसे की जाए, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे आपके सामने, उनका सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स आपको यूज़ करने हैं, कौन से टीचिंग एड्स आपको यूज़ करने हैं, ये सारी बातें जो हैं आपको पेडागोजी के ज़रिए पता चलती हैं। तो पेडागोजी क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग की आर्ट भी है और साइंस भी है। इट डिटरमाइंस हाउ द टीचिंग ऑकर्स, यानी ये डिटरमाइन करता है, ये डिसाइड करता है कि टीचिंग कैसे होंगी। द अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग, हमको कौन से अप्रोचेस, कौन से नज़रियात इस्तेमाल करने हैं टीचिंग के टाइम पर। द वे द कंटेंट इज़ डिलीवर्ड, किस तरीके से हमको जो कंटेंट है जो हम स्टूडेंट तक देना चाहते हैं वो कौन से तरीके से हम देंगे, ये सारी चीज़ें पेडागोजी में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड व्हाट द स्टूडेंट लर्न एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, और बच्चे जो हैं, ये जो प्रोसेस पूरा चल रहा है टीचिंग का, तो इसके ज़रिए बच्चे क्या सीखते हैं। ओके, एज अ ये जो प्रोसेस हो रहा है इसके रिजल्ट में बच्चों को क्या हासिल हुआ, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पता चलती हैं, पेडागोजी के ज़रिए। इन पेडागोजिकल अप्रोच द लर्नर इज डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल द लर्निंग एंड द मतलब ये जो मेथड होता है पेडागोजिकल मेथड, इसके अंदर स्टूडेंट जो होता है वो टोटली अपने टीचर पर डिपेंड करता है, हर छोटी छोटी बात के लिए वो टीचर पर डिपेंड हो जाता है। ओके, टीचर अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और टीचर के पास जो है यहाँ पर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर जो है यहाँ पर मेन होता है, ये टीचर सेंटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर टीचर मेन होता है, और जो स्टूडेंट होता है उसको फोकस नहीं किया जाता, वो सिर्फ एक पैसिव एजेंट का काम करता है। सारी एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर टीचर की है, टीचर उसको रेडीमेड सब समझाएगा भी, टीचर उसको सारे क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढ कर देगा, मतलब यहाँ पर सारी जिम्मेदारी जो होती है वो टीचर के ऊपर होती है। ये हो गया हमारा पेडागोजिकल अप्रोच। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट वाला अगर हम देखेंगे, पेडागोजिकल अप्रोच क्या था, टीचर सेंटर था, पुराना तरीका था जिसमें स्टूडेंट पूरी तरह से टीचर के ऊपर डिपेंड होता है हर छोटी छोटी बात के लिए, उसको कहेंगे हम पेडागोजिकल अप्रोच। अब एंड्रोगोजिकल मॉडल क्या है, इन दिस मॉडल द लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर लर्निंग। यानी यहाँ पर जो स्टूडेंट है ये क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, यानी ये चाइल्ड सेंटर लर्निंग होगी, फिर ये क्या होगी, ये चाइल्ड सेंटर लर्निंग होगी। यानी यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है एक्टिव होता है और अपनी जितनी भी लर्निंग उसकी होगी उसके लिए जो है स्टूडेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, द स्टूडेंट लर्न बेस्ट नॉट ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज बट ऑल्सो बाय इंटरप्रिटेटिंग इट। यानी स्टूडेंट ना सिर्फ नॉलेज को हासिल करके सीखता है बल्कि उसको इंटरप्रिटेट भी करता है, यानी उसको सही नतीजे पर भी खुद से पहुंचता है। दैट इज़ लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एंड एट द सेम टाइम सेटिंग, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम क्या देख रहे थे, एंड्रोगोजिकल मॉडल। तो एंड्रोगोजिकल मॉडल आप जो है पेडागोजिकल मॉडल का अपोजिट भी इसको कह सकते हैं कि भाई पेडागोजिकल अप्रोच में क्या होता है कि वहाँ पर जो है मेन जो फोकस होता है वो टीचर पर होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर होती है, स्टूडेंट सिर्फ एक पैसिव मेंबर होता है। लेकिन एंड्रोगोजिकल अप्रोच के अंदर क्या होता है, यहाँ पर टीचर खुद स्टूडेंट जो है यहाँ पर सेल्फ डायरेक्टेड होता है, खुद से सीखता है, खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी लर्निंग के लिए। ओके, और ना सिर्फ वो नॉलेज को हासिल करता है या ना सिर्फ वो चीज़ें सीखता है बल्कि खुद से उसको इंटरप्रिटेट भी करता है। लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, यानी वो कैसे लर्निंग करता है, खुद से डिस्कवरी भी करता है, वो नई नई चीज़ें लर्निंग करते करते खुद ही खोज भी करने लगता है। एट द सेम टाइम सेटिंग द पेस ऑफ देयर ओन लर्निंग, यानी साथ ही साथ वो खुद की लर्निंग का पेस भी डिसाइड करता है कि उसको किस लेवल पर लर्निंग करनी है, कौन सी चीज़ें उसको पहले सीखनी है, कौन सी उसको बाद में सीखनी। ये सारी चीज़ें, ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर स्टूडेंट की होती है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग क्या है, मतलब टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, टीचिंग का नेचर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे अभी। तो देखिए, इट हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग के जो लेवल है वो बहुत अलग अलग
तरह के टाइप से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल हैं। इट टेक प्लेस इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट, यानी ये कैसे होता है, एक डायनामिक इन्वायरमेंट में होता है, यानी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस कभी भी फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर ये स्पेस देना रह गया, लेकिन टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है ये कभी भी फिक्स नहीं होता है। सिचुएशन के हिसाब से जो है टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हम चेंज कर सकते हैं। इस टीचर को जो है अपना मेथड चेंज करना है, कैसे वो टीच कराएंगा, हर सब्जेक्ट के हिसाब से, हर टॉपिक के हिसाब से उसको अपना मेथड चेंज करना पड़ता है। सेम स्टूडेंट को भी जो कुछ भी चीज़ें उसको सीखनी है तो उसको अपना नज़रिया, अपना जो व्यूज़ है वो चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। ओके, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो किससे रिलेटेड है, हमने स्टार्टिंग में ही देखे, एजुकेशन से रिलेटेड है। लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, यानी ये एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, ये सारी बातें जो है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में आती है। इट इज़ इसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ये कैसी एक्टिविटी है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, यानी इसके ज़रिए ना सिर्फ बच्चे का दिमाग तरक्की करता है, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है टीचिंग के ज़रिए होता है, और ये एक साथ चलने वाला अमल है। मतलब ये जो ऐसी एक्टिविटी है जो इंटेलेक्चुअली चलती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर चलती है। लर्निंग भी होती है, डिस्कवरी भी होती है, फिर बच्चा इंटरप्रिटेट भी करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है यहाँ पर। इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, मतलब इसको हम आर्ट भी कहेंगे और ये एक तरह की साइंस भी है। यानी यहाँ पर कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ उसूल भी होते हैं जिनको हमको फॉलो करना है। इट टेंस टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें जो है क्या होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं स्टूडेंट। इट इज़ अ सोशल सर्विस, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस क्या है, एक सोशल सर्विस, यानी समाज में चलने वाली जो है प्रक्रिया है, ये समाज में चलने वाला ये एक अमल है। इट इंक्लूड्स लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग, यानी टीचिंग लर्निंग में क्या होता है, स्टडी होती है, ट्रेनिंग होती है, और इसका जो पीरियड होता है ये काफ़ी लेंदी होता है। इसको मतलब एक्चुअली हम ऐसा कहेंगे कि टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है इसके अंदर हमको ट्रेनिंग दी जाती है, और ये कुछ एक ही दिन में होने वाला अमल नहीं है, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। कोई भी चीज़ को जब आप सीखने के लिए स्कूल कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो क्या एक दिन में वो लर्निंग हो जाती है, नहीं, तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, यानी ये क्या है, एक ऑटोनॉमी, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जो कहेंगे हम, कि बच्चा पहले डिपेंडेंट होता है, बाद में ये खुद ऑटोनॉमस हो जाता है, यानी पहले वो पूरी तरह से टीचर पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे उसकी क्लासेस बढ़ती जाती है वो ऑटोनॉमी बन जाता है, ऑटोनॉमस बन जाती है, यानी खुद चीज़ों को समझने लगता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी टीचिंग का जो प्रोसेस है ये हमेशा चलने वाला है, ज़िंदगी भर। आपके कहते हैं ना जो एजुकेशन है ये कहाँ से कहाँ तक है, माँ की गोद से लेके तो कब्र की गोद तक, यानी फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव्स, यानी माँ की गोद से कब्र की गोद तक जो है आपका टीचिंग का अमल जो है चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन है, एक पेशा है। ओके, अब यहाँ पर टीचिंग के हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल देखेंगे, कौन कौन से लेवल है। तो देखिए 3 लेवल की बात यहाँ पर की गई है। सबसे पहला है मेमोरी लेवल, फिर मेमोरी लेवल के बाद है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और उसके बाद है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और उसके बाद है रिफ्लेक्टिव लेवल। इस तरह से ये 3 लेवल कुछ जो है टीचिंग के दिए गए हैं। अब कौन कौन से हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मेमोरी लेवल की। तो मेमोरी लेवल जो है ये किसने दिया था, कौन इसके फाउंडर थे, हर्बर्ट जो थे मेमोरी लेवल के मेन प्रोपोनेंट थे, मतलब उन्होंने मेमोरी लेवल का कंसेप्ट दिया था। इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, ये टीचिंग की एक इनिशियल स्टेज है, मतलब स्टार्टिंग की स्टेज है। स्टार्टिंग में बच्चा इसके ज़रिए ही सीखता है। मेमोरी लेवल यानी क्या, जहाँ पर आपका मेमोरी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, यानी आप चीज़ों को जहाँ पर याद करेंगे, रटेंगे। तो स्टार्टिंग में बच्चा वही करता है, उसको ABCD पूरी रटा दी जाती है, उसको पता नहीं होता ये ABCD क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन शुरुआत में जब वो टीचिंग लर्निंग की शुरुआत करता है, जब वो स्कूल जाता है तो उसको सारी चीज़ें बस रटा दी जाती है, यानी ये एक इनिशियल स्टेज जो है कहेंगे हम टीचिंग की है। ओके, इट इंक्लूड्स, अब मेमोरी लेवल में क्या क्या इंक्लूड्स है देखिए। इट इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन, यानी यहाँ पर जो है रोट मेमोराइजेशन का प्रोसेस जो है उसकी मदद ली जाती है, मतलब जो रट्टा मारना हम कहते हैं, तो यहाँ पर जो है रट्टा मारने की आदत को बढ़ावा दिया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें, फैक्ट्स, बाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी चीज़ें, कुछ फैक्ट्स है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ें याद करा दी जाती है, यानी मेमोरी लेवल में याद करने पर ज़्यादा फोकस है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस कहता होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, यानी अमल और रद्द अमल एक साथ काम करते हैं। जब हमको कोई टीचिंग करेगा तो साथ ही साथ उसकी लर्निंग भी होंगी, तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स अमल है। इट इनेबल द लर्नर टू रिटेन एंड ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस द लर्न मटेरियल, जस्ट अ मिनट, देखिए क्या है।
टू रिप्रोड्यूस द लर्न मटेरियल व्हेन एवर रिक्वायर्ड, यानी ये क्या करता है, बच्चों को इस काबिल बनाता है कि बच्चे जो चीज़ें उनको दी जा रही हैं उसको रिटेन कर सके, अपने दिमाग में उसको महफूज कर सके, और जहाँ पर जब भी उन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनको वापस से रिप्रोड्यूस भी कर सके। ये जो है मेमोरी लेवल पर इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। ओके, उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो द इवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स, अब यहाँ पर जो मेमोरी लेवल की अगर हम बात करेंगे कि मेमोरी लेवल की अगर टीचिंग बच्चों को कराई जा रही है, मेमोरी लेवल पर अगर बच्चा है, यानी जहाँ पर बच्चे की याद करने पर, रिटेंशन पर, रोट मेमोराइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो ऐसी चीज़ों की आप जाँच कैसे करेंगे, उसका इवेल्युएशन आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से जो है इवेल्युएशन के क्या कहेंगे हम, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो देखिए, जब कोई चीज़ याद करने की बात अगर आती है तो सबसे पहला हमारे दिमाग में ओरली आता है। यानी बच्चों को अगर हम ABCD याद करने के लिए कहेंगे तो हम सबसे पहले उनसे ओरली पूछेंगे कि पहले A से Z तक पूरा ABCD सुना, फिर हम उनको लिख कर बताएंगे कि इनमें से आइडेंटिफाई करो। मतलब मैं बेसिक की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का है, लेकिन हम बेसिक से समझेंगे तो हमको जल्दी समझ में आएगा। जैसे बच्चों को हम पहाड़े याद करने के लिए कहते हैं तो हम उनको ओरली सुनते हैं। तो जब भी मेमोराइजेशन की बात आएंगी तो ओरल एग्जाम के बिना तो वो इनकम्प्लीट ही है। तो आप ओरल ले सकते हैं, रिटर्न भी ले सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें याद करके लिखना होती है, फिर ऐसे टाइप एग्जामिनेशन वगैरह जो है इसके इवेल्युएशन के लिए किए जाते हैं। गुड मेमोरी इंक्लूड्स रैपिडिटी इन लर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, यानी गुड मेमोरी में क्या क्या चीज़ें शामिल है, किसे हम कहेंगे कि इनकी मेमोरी अच्छी है। तो रैपिडिटी इन लर्निंग यानी वो जल्दी ही सीख जाते हैं जो भी चीज़ें उनको सिखाई जाती है। स्टेबिलिटी, फिर जो सिखाया गया है वो उनके दिमाग में स्टेबल रहता है, फिक्स्ड हो जाता है। और रिटेंशन यानी वही कि जब जो भी चीज़ें उनको सिखाई गई हैं वो जल्दी से सीख जाते हैं, स्टेबिलिटी आती है और वो दिमाग में बहुत दिनों तक महफूज रहता है। रैपिडिटी इन रिकॉलिंग एंड द एबिलिटी टू एन एबिलिटी टू लेवल, यानी यहाँ पर रैपिडिटी जो है, ना सिर्फ सीखने की रैपिडिटी होती है, ना सिर्फ जल्दी सीखता है, बल्कि जहाँ ज़रूरत होती है वो जो चीज़ें उसने याद की थी, जो उसने सीखा था, तो ज़रूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वापस उनको रिकॉल करना और उनको रिप्रोड्यूस करना, ये भी जो है गुड टीचिंग या गुड मेमोरी हैबिट के अंदर शामिल है। तो ये हो गया मेमोरी लेवल। क्या देखे हमने कि हर्बर्ट जो है इसके प्रोपोनेंट है, मतलब इसके फाउंडर है। ये इनिशियल स्टेज है टीचिंग की, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा फोकस रोट मेमोराइजेशन पर दिया जाता है। जो भी चीज़ें सिखाई जाती है बच्चे उसको रट्टा मार लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो प्रोसेस कैसा चलता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के थ्रू चलता है। और ये लर्नर को जो है, जो लर्न मटेरियल है, जो भी उन्होंने सीखा है, उसको सही जगह पर सही वक्त पर रिप्रोड्यूस करना भी जो है मेमोरी लेवल में शामिल है। अब इसकी जो इवेल्युएशन है वो कैसे की जाती है, तो जाहिर सी बात है, जब मेमोरी लेवल की बात आएंगी तो ओरल सबसे पहले होगा, फिर कुछ चीज़ें याद करके लिखी भी जाती है, तो फिर उसके बाद रिटर्न ऑन ऐसा टाइप कुछ जो है एग्जाम्पल या कुछ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर मेमोरी लेवल को जांचने के लिए किए जाते हैं। अब गुड मेमोरी में क्या क्या शामिल है, तो भाई जल्दी सीखने वाला, अगर जिसकी मेमोरी अच्छी होगी वो बहुत फास्ट सीखेगा, और जो सीखा है उसको स्टेबल और रिटेंशन भी अपने दिमाग में रहेगा, और जब भी उसको ज़रूरत होगी वो उसको वापस से रिकॉल और रिप्रोड्यूस भी कर सकेगा। ये सारी चीज़ें जो है मेमोरी लेवल में आती है। उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये मेमोरी लेवल के आगे की स्टेप, यानी मेमोरी लेवल एकदम लो लेवल के बच्चों के लिए है, उसके आगे की थोड़ी स्टेप पर अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है, मतलब ये थोड़ा हायर है मेमोरी लेवल से। ओके, अब देखिए मेमोरी लेवल के जो प्रोपोनेंट थे वो हर्बर्ट थे। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो फाउंडर है, जो प्रोपोनेंट है, वो कौन है, मॉरिसन है। ओके, इट इज़ मेमोरी प्लस इंसाइट, यानी यहाँ पर दोनों चीज़ें शामिल होती है, मेमोरी और इंसाइट, यानी उसको समझना, याद भी करना ना, और उसको समझ कर याद करना, यानी सिर्फ रट्टा लगाना यहाँ पर नहीं होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर। एज इट गोज़ बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट, यानी यहाँ पर भी क्या किए जाते हैं, जो फैक्ट्स हैं उनको मेमोराइज किया जाता है, लेकिन सिर्फ रट्टा नहीं मारा जाता बल्कि उनको समझ कर मेमोराइज किया जाता है। इट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर ना सिर्फ मेमोरी पर फोकस किया जाता है बल्कि सब्जेक्ट पर कितनी मास्टरी है, कितना आपको कमांड है, वो सारी चीज़ें जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल में आती हैं। इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंडिंग द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स, यानी इसके ज़रिए बच्चे क्या सीखते हैं, जनरलाइजेशन कैसे करेंगे, कोई भी एक बात को जो है आप कैसे जनरलाइज करेंगे, उसके प्रिंसिपल, उसके फैक्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आती है। इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उनका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप कर सके, यानी ऑल राउंड जो है डेवलपमेंट वो अपना कर सके। इट प्रोवाइड एक्टिव रोल फॉर बोथ द पीपल एंड द टीचर फॉर द एसिमुलेशन ऑफ फैक्ट, यानी यहाँ पर दोनों भी एक्टिव होते हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों भी यहाँ पर क्या होते हैं,
एक्टिव होते हैं। द इवेल्युएशन सिस्टम यानी वहाँ पर हमने देखे थे कि ओरल एग्जाम, रिटन एग्जाम, ऐसे टाइप क्वेश्चंस वगैरह जो है मेमोरी लेवल पर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन से एग्जाम्स लिए जाएंगे? द इवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स बोथ ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी यहाँ पर दोनों भी चीज़ें होती हैं। एक तो ऐसे टाइप भी होगा आपको, प्लस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल होता है, जो टीचिंग के हमने 3 लेवल देखे, उसमें है रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, तब रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल के जो प्रोपोनेंट है, जो फाउंडर है, वो हंट है। मेमोरी लेवल के कौन थे? मेमोरी लेवल के हर्बर्ट थे। ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल के मॉरिसन थे, और रिफ्लेक्टिव लेवल के कौन है? हंट है। तो हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, शामिल होती है। इट इज़ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग, यानी ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होता है, साइंटिफिक अप्रोच है। आपके सामने कोई प्रॉब्लम दी जाएंगी, उस पर आपका क्या रिफ्लेक्शन होगा, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। द स्टूडेंट्स आर assume to adopt some sorts of research approach to solve the problem, यानी यहाँ पर स्टूडेंट से ये अज्यूम किया जाता है कि वो कुछ रिसर्च अप्रोचेस को अडॉप्ट करे उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट, यानी क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, यानी बच्चों को वहाँ पर जो है पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब बच्चे खुद से करके सीखे, इस तरह का जो माहौल जो है क्लासरूम का होना चाहिए। द लर्नर्स आर मोटिवेटेड एंड एक्टिव, और लर्नर्स कैसे होने चाहिए? सीखने वाले कैसे होने चाहिए? मोटिवेटेड होने चाहिए, मतलब वो उनको ज़बरदस्ती सिखाया जा रहा है ऐसे नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो खुद से मोटिवेटेड होने चाहिए। ओके, और एक्टिव होने चाहिए। The aim is to develop the reflective power of the learner so that they can solve problem of their lives by reasoning, logic and imagination, यानी यहाँ पर मेन मकसद क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल का? कि जो है स्टूडेंट को इस तरह से बनाए कि वो अपने खुद के जो प्रॉब्लम है फ्यूचर में वो अच्छे से सॉल्व कर सके, उनको सही रीजनिंग लगा सके, लॉजिक और इमेजिनेशन के ज़रिए जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और जो है सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जी सके। द पीपल एक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर अज्यूम द सेकेंडरी प्लेस, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर क्या है? टीचर जो है यहाँ पर, स्टूडेंट जो है यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर है, और जो टीचर है यहाँ पर ये सेकेंडरी लेवल पर है। ओके, यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है स्टूडेंट को दी गई है। अब इसका इवेल्युएशन कैसे किया जाएगा? ऐसे टाइप टेस्ट इज यूज फॉर इवेल्युएशन, यानी यहाँ पर जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है लिए जाते हैं इवेल्युएशन के लिए। लाइक एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो इवेलुएटेड, यानी यहाँ पर आपका एटीट्यूड भी इवेलुएट किया जाता है, आपके बिलीफ पर भी जो है जांच की जाती है, और प्लस इन्वायरमेंट की इन्वॉल्वमेंट, यानी कौन सी चीज़ में आप कितना इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में आती है। यानी अगर हम बात करें तो जो सबसे लोवेस्ट लेवल होता है वो मेमोरी लेवल होता है, यहाँ जहाँ पर सिर्फ रोट मेमोराइजेशन पर फोकस किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में मेमोरी के साथ साथ मेमोराइजेशन के साथ साथ उसको समझना भी शामिल है, यानी ना सिर्फ आप रट्टा लगाते हैं बल्कि आप उसको समझते भी हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर आपने जो भी सीखा, जो भी आपने याद किया, उसको अप्लाई करके आप कोई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी ये सबसे हाईएस्ट लेवल का हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, अब देखिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफेक्टिव टीचिंग कैसे होंगी, टीचिंग के मैगजिम्स कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे की जो वीडियो है, आगे के जो टॉपिक है उसको भी कवर करवाऊँ। और जो भी टेट एग्ज़ाम जो भी सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, जो भी इन 2 एग्ज़ाम्स की असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहा है। तो फर्स्ट पेपर की जो है सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, इंशाल्लाह डिटेल सीरीज़ होंगी ये, जहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल में वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन समझाई जाएंगी। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं वो भी इन टॉपिक के फ़ौरन टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको करवाए जाएंगे, और ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ में आए कि जितना पढ़ाया गया है वो कितना हेल्पफुल साबित हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाते रहूँ। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।